हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है जो हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम चैप्टर 3, 4, 5 और 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th की जो गंगा पुस्तक नई NCERT की पुस्तक लगाई गई है वहाँ से। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज आप बिना टाइम वेस्ट करें अपनी तैयारी को आगे लेकर चलते हैं। और आज की क्लास में मैंने चारों पार्ट में से जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं और लेखक का परिचय जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने वो सारा एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है तो सबसे पहले हमारा पार्ट उसका नाम है संवादहीन, और इसके लेखक है वही शेखर जोशी। तो अब आपको याद रखना है कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है, शेखर जोशी। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले इनका परिचय पढ़ते हैं। लेखक जो है वो शेखर जोशी, और इनकी जो रचना लगी हुई है वो है संवादहीन। तो शेखर जोशी के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेखर जोशी हैं वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख सशक्त हस्ताक्षर हैं, यानी कि नई जो कहानी थी हमारी उसके आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इनका जो जन्म है वो 10 सितंबर 1932 में ओलिया गांव अल्मोड़ा और उत्तराखंड में हुआ था। तो आपको याद रखना है, एक तो उत्तराखंड, और इनका जो जन्म है वो 10 सितंबर 1932 को हुआ था, और मृत्यु है वो 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद इनकी साहित्य विशेषताएं, इन्होंने अपनी कहानियों में आधुनिक जीवन की विडंबना और महानगरीय बोध, विशेषकर उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल और श्रमिक जीवन के यथार्थ को बेखूबी उकेरा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सब शेखर जोशी हैं वो किस विषय पर बात करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो उस पर बात करते हैं कि आधुनिक जीवन की विडंबना, यानी कि आधुनिक समय में मानव किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका जो जीवन है वो किस प्रकार बीत रहा है। महानगरीय बोध, यानी कि जो नगर है उसमें लोगों का जीवन किस प्रकार का है, वो एक मशीन से बनकर रह गए हैं। और विशेषकर वो जो बात करते हैं वो उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल, यानी कि उत्तराखंड का जो ग्रामीण समाज है, जो गांव है वहाँ के, उनके विषय में और श्रमिक वर्ग के जीवन के यथार्थ के विषय में बताते हैं। इनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं जो कि कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है शेख कोशिका घटवार, जो कि UGC नेट के सिलेबस में भी लिखी हुई है। साथ के लोग, दाजू, हलवा, नौरंगी बीमार है और आशीर्वाद। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनकी कहानी संग्रह के नाम याद रखने हैं, क्योंकि सीधी रचना उठाकर वो आपको दे देगा कि बताइए कि कोशिका का गठवार किसका है। तो शेखर जोशी का, साथ के लोग शेखर जोशी का, दाजू और हलवा, नौरंगी बीमार है और आशीर्वाद। उसके बाद प्रसिद्ध कहानी इनकी है, सबसे प्रसिद्ध दाजू, जिसमें कहानी पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फ़िल्म का निर्माण भी किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इनकी जो दाजू है कहानी, उस पर क्या किया गया है, एक फ़िल्म का निर्माण भी किया गया है। सम्मान, इन्हें पहल सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला है इनको, एक दूसरा मिला है पहल सम्मान। तो आपको ये याद रखने हैं। अब हम पाठ पर चलते हैं और पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट कथन बनते हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है संवादहीन, और इसका सारांश देखते हैं और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण कथन जो कि सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पाठ का सारांश, सबसे पहले संवादहीन कहानी आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, उपेक्षा और संवादहीनता की एक मार्मिक और संवेदनशील अभिव्यक्ति है। यानी कि इस कहानी में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, इस कहानी में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि आधुनिक समाज में, यानी कि जो अब समाज है उसमें क्या है भाई, बुजुर्ग लोग हैं जो वो अकेले हो गए हैं, क्योंकि आज के युवा ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो मतलब जैसे कि दादा दादी होते हैं वो अकेले बैठे रहते हैं। बहुत कम घरों में ऐसे देखने को मिलता है कि जो मतलब बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के पास बैठते हैं, सब अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। तो आधुनिक समाज में बुजुर्ग का जो जीवन है वो अकेला हो गया है, वो उसके अकेलेपन के विषय में, और हम अपने समाज में देखते हैं किस प्रकार उनकी उपेक्षा की जाती है और संवादहीनता। ठीक है, इसकी जो मार्मिक अभिव्यक्ति है वो हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, ताई का एकांकी जीवन। तो इस कहानी में क्या देखने को मिलता है, ताई का एकांकी जीवन। कहानी का मुख्य पात्र ताई एक विशाल हवेली में बिल्कुल अकेली रहती है। याद रखना है कि इसमें एक ताई है जो कि हवेली में बिल्कुल अकेली रहती है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, बेटे शहर में जाकर बस गए हैं और बिटिया ब्याह दी गई है। यानी कि पति है उसकी मृत्यु हो गई है, बेटे माँ को छोड़ के कहाँ भाई शहर में जाकर बस गए हैं, और बेटियाँ हैं वो ब्याह दी गई हैं। घर में पुरानी
संपन्नता और यादें तो है, लेकिन बात करने के लिए कोई इंसान नहीं है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है मिट्ठू तोता एक पात्र है, जीवन का एकमात्र सहारा। इस गहरे सन्नाटे और सूनेपन को दूर करने के लिए ताई के पास क्या है, मिट्ठू नाम का एक तोता है। ताई उस तोते से अपनी ममता साझा करती है, यानी कि जो भी उसके अंदर ममता है, जो भी वो बात करती है, या जो भी मतलब उसकी भावना होती है, वो उस तोते के सामने क्या करती है, व्यक्त करती है। दिन भर उससे क्या करती है, बातें करती है, क्योंकि बात करने के लिए कोई इंसान तो है नहीं, और उसे बोलना सिखाती है। वह तोता भी उसके जीवन में संवाद और जीने की वजह बनता है। तो क्या करते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगला पात्र है जगन मास्टर का प्रवेश और तोते की आज़ादी। एक बार ताई तीर्थ यात्रा पर जाती है, उसके पीछे से पड़ोस के जगन मास्टर, जो स्वतंत्र विचारों और नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति है, स्वतंत्र विचार, याद रखना है कि एक पात्र है जगन मास्टर, और वो कैसे, उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है कि वो स्वतंत्र विचारों वाले हैं और नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। को तोते की कैद पर दया आ जाती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वे जीव दया और करुणा के वशीभूत होकर मिट्ठू को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं। यानी कि जो उस बुढ़िया का एकमात्र सहारा था, उस ताई का, वो उस पिंजरे से पंछी को आज़ाद कर देते हैं, खोल देते हैं। नया तोता और भ्रम। ताई जब लौटती है तो मिट्ठू को न पाकर व्याकुल हो जाती है। जगन मास्टर और अन्य लोग ताई की मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें सदमे से बचाने के लिए वैसा ही क्या करते हैं, एक तोता लाकर देते हैं। दिखाने वाला, वैसा ही दिखने वाला क्या लाते हैं भाई, दूसरा तोता लाकर देते हैं, पिंजरे में रख देते हैं। आगे है संवादहीनता का अंत। जब नया तोता ताई का सिखाया हुआ पाठ नहीं बोल पाता, वह शांत और गुमसुम बैठा रहता है। ताई को जल्दी समझ आ जाता है कि यह उसका पुराना मिट्ठू नहीं है। अतः ताई का घर फिर से उसी गहरे सन्नाटे और सिसकी और संवादहीनता के अंधकार में डूब जाता है, जहाँ बोलने वाला कोई नहीं बचता। तो यहाँ दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है कि किस प्रकार आधुनिक समाज में जो बुजुर्गों का जीवन है वो क्या हो जाता है भाई, अकेला हो जाता है। कोई उनसे बात करने वाला नहीं होता, कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता, कोई उनके दुख दर्द को समझने वाला नहीं होता, ठीक है, सब अपने अपने अलग अलग जाकर बस जाते हैं। अब जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन बनते हैं पाठ से, उसको हम सीधा सीधा देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कथन की तरफ। तो सबसे पहला कथन है, संवादहीनता केवल शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि आत्मीयता का शून्य हो जाना है। अब यहाँ इसका भाव समझिए। यह कथन है, पाठ के केंद्रीय भाव को दर्शाता है। ताई के पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आत्मीय रिश्तों की कमी है। और क्या है, उनकी असली संवादहीनता है। घर की विशालता तब डराने लगती है जब उसकी दीवारों से टकराकर अपनी ही आवाज़ वापस लौट आती है। तो ये कथन आपसे सीधा सीधा देकर पूछ सकता है कि किस कहानी से है या तो किस लेखक का है। तो याद रखना कि घर की विशालता जब डराने लगती है, जब क्या होता है भाई, उसकी दीवारों से टकराकर अपनी ही आवाज़ वापस लौट आती है। कोई बातचीत करने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता। यह ताई की हवेली में शून्यपन और बुजुर्गों के अकेलेपन के मनोविज्ञान यथार्थ को रेखांकित करता है। कथन 3, एक जीव की मुक्ति दूसरे के जीवन का सन्नाटा बन सकती है। यह जगन मास्टर से नहीं सोचा था कि एक जीव की मुक्ति दूसरे जीवन का क्या बन सकती है, यानी कि जो बुढ़िया थी, यानी कि वो जो ताई जी थी, उनके जीवन का क्या बनती है, वही सन्नाटा बन जाती है। जगन मास्टर ने ये नहीं सोचा था कि वो तोते को उड़ा देंगे तो उसके बाद उनका जो जीवन है, ताई का जीवन है, वो एकदम क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाव क्या था, आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व यहाँ दिखाया गया है। जगन मास्टर ने नैतिकता के नाते तोते को आज़ाद किया था, लेकिन वे ताई की उस भावनात्मक निर्भरता को नहीं समझ पाए कि उसका क्या है भाई, जीवन है वो उस जीव से जुड़ा हुआ है। अगला है कथन 4, जैसे होता है ना, कई बार हम किसी जीव को पाल लेते हैं तो फिर उससे लगाव हो जाता है। ऐसा ही कुछ ताई के साथ था कि उन्होंने उस तोते को पाल रखा था और वो उससे बातें करती थी, कोई सुनने वाला तो था नहीं, तो उनको क्या हो गया था, उस जीव से लगाव हो गया था। पिंजरा वही था, रूप रंग भी वही था, पर जो नहीं था वह था पुराना संवाद, क्योंकि उन्होंने पुराने तोते को बोलना सिखा दिया था और जो नया तोता था वो बोलता नहीं था। यह कहानी के क्या है भाई, क्लाइमेक्स यानी कि अंत की ओर संकेत करता है, जहाँ नया तोता ताई के जीवन के सन्नाटे को दूर करने में असफल रहता है और संवादहीनता पूरी तरह स्थापित हो जाती है। संवादहीनता यानी कि आपस में संवाद करने वाला अब कोई नहीं होता। आगे चलते हैं। सबसे पहले याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवादहीन जो कहानी है इसकी विधा क्या है। तो विधा क्या है भाई, विधा है संवादहीन की कहानी, यानी कि ये उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, निबंध है, तो क्या है, ये कहानी है, आपको याद रखना है। इसके मुख्य पात्र कौन है, ताई है, जो क्या है भाई, एकांकीपन के शिकार है। जगन मास्टर है, जो सिद्धांतवादी है और स्वतंत्र विचारों वाले हैं। उसके बाद मिट्ठू नाम का एक तोता है। मूल विषय क्या है, महानगरीय संस्कृति के कारण ग्रामीण अंचल के बुजुर्गों में बढ़ती क्या भाई, उपेक्षा, अकेलापन और
पारिस्थितिक संवेदना। तो ये इसका मूल विषय है, आपको याद रखना है। और इसके साथ ही हमारे जो पार्ट 3 है उसके इम्पोर्टेंट कथन और इम्पोर्टेंट फैक्ट और लेखक के जीवन परिचय से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो पूरे होते हैं। अब मैं आपको अगले पार्ट की ओर लेकर चलती हूँ। मेरा आज प्रयास है कि मैं आपको इकट्ठा ही 3-4 चैप्टर करवा देती हूँ। तो मैं अगली PDF डाउनलोड करती हूँ, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट कथन बनते हैं मैं आपको करवा देती हूँ। और इसके बाद मैं MCQ की सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो आपको की तैयारी जिससे बेहतर हो जाए। तो चलिए चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। तो हमारा अगला पार्ट है पार्ट 4 और पार्ट का नाम है ऐसी भी बातें होती हैं। किसका है भाई? ऐसी भी बातें होती हैं, जो प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के साथ लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिए गए एक आत्मीय साक्षात्कार पर आधारित है। तो आपको एक तो याद रखना है ऐसी भी बातें होती हैं, ये तो पाठ का नाम है जो कि 9th की गंगा पुस्तक से है, पार्ट 4। और उसके बाद ये लता मंगेशकर का क्या है? साक्षात्कार है और लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिया गया, ठीक है, एक आत्मीय क्या है? साक्षात्कार है। तो यहाँ नाम याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इनके परिचय के विषय में पढ़ लेते हैं, जीवन परिचय, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म है वो आपको याद रखना है। यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म वर्ष है वो क्या है भाई? 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा क्या थी भाई इनकी यतीन्द्र मिश्र की? इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की थी। तो याद रखना है कहाँ से MA की थी, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से की थी। यह मूल रूप में एक कवि, संपादक और सांस्कृतिक अध्येता, विशेषकर संगीत और कला के क्षेत्र के रूप में क्या जाते हैं भाई? जाने जाते हैं। इन्होंने संगीत, सिनेमा, संस्कृति पर गहन लेखन किया। बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जैसे महान कलाकारों पर इनका काम काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इन्होंने क्या किया भाई? इनके प्रमुख कार्य थे कि इन्होंने संगीत और जो सिनेमा और संस्कृति थी उन पर विशेष जो अध्ययन किया था, फिर उसके बाद लेखन कार्य किया था। और बिस्मिल्लाह खान नाम याद रखना है। और लता मंगेशकर जैसे महान जो कलाकार थे उनके विषय में इन्होंने साक्षात्कार भी लिया था और इनका काम काफ़ी प्रसिद्ध था। पाठ का सारांश देखते हैं। ऐसी भी बातें होती हैं, तो ऐसी भी बातें होती हैं में पाठ का सारांश हम देख लेते हैं। यह जो पाठ है हिंदी साहित्य की साक्षात्कार विधा में लिखा गया है। तो अब आपको जैसे वो पिछला पाठ जो हमारा था वो संवादहीन क्या था? कहानी थी, विधा। और यहाँ क्या है? विधा। विधा है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। लेखक यतीन्द्र मिश्र ने भारत रत्न लता मंगेशकर से बातचीत करके उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को पाठकों के सामने इस पाठ में रखा है। आगे चलते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि और संस्कार। अब यहाँ जो पाठ से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है पारिवारिक पृष्ठभूमि और संस्कार। लता जी ने अपने बचपन, परिवार, विशेषकर अपने पिता का नाम क्या है? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। याद रखना है आपको कि लता मंगेशकर के जो पिता का नाम दिया गया है पाठ में वो क्या है? दीनानाथ मंगेशकर से मिले, संगीत के संस्कारों को याद किया। उन्होंने बताया कि संगीत उनके रग रग में बचपन से ही बस गया था। उसके बाद कड़ा संघर्ष। जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने काफ़ी मतलब लता मंगेशकर को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पिता के ऐसमय निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई, जिसे उन्होंने क्या किया भाई? जिससे उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संभाला। होता है ना, पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र में ही अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझ लेते हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम भी करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ लता मंगेशकर के साथ भी हुआ था। औपचारिक नहीं, आत्मीय संवाद। यह बातचीत केवल औपचारिक इंटरव्यू नहीं था बल्कि एक पारिवारिक और आत्मीय क्या था भाई? संवाद था। लेखक उन्हें दीदी कहकर संबोधित करते हैं। याद रखना है कि यतीन्द्र मिश्र उन्हें क्या कहकर संबोधित करते हैं? लता मंगेशकर को तो दीदी कहकर संबोधित करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। साक्षात्कार में उनके सादे पहनावे, जैसे हमेशा सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पहनना, और उनके स्वाभिमान एवं अनुशासित व्यक्तित्व की झलक मिलती है। प्रशंसकों के प्रति आभार। लता जी मानती है कि देश विदेश के करोड़ों प्रशंसकों ने उन्हें जो प्यार और सम्मान दिया वह गाकर भी उसे उनका जो आभार है उसको क्या करती है भाई? वह गाकर भी उसका पूरा आभार व्यक्त नहीं कर सकती। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पाठ के विषय में वो देखिए। सबसे पहले याद रखना है विधा क्या है? विधा है साक्षात्कार, और ये क्या है? प्रश्न उत्तर शैली है इसमें। उसके बाद मुख्य पात्र क्या है पाठ में? भारत कोकिला।
लता मंगेशकर के जीवन वृत्त को दर्शाया गया है। पारिवारिक संबोधन संवाद को सजीव बनाने के लिए यतीन्द्र मिश्र ने दीदी और लता जी ने सहज शब्दों का प्रयोग किया है। पहनावे का रोचक तथ्य है, लता जी हमेशा क्या करती थी, तड़क भड़क वाले रंगीन कपड़ों से दूर रहती थी और ज़्यादातर क्या करती थी, सफ़ेद साड़ियाँ ही पहनती थी, जिसमें उनके शांत और गंभीर व्यक्तित्व की पहचान छिपी है। संगीत निर्देशकों का जिक्र, बातचीत के दौरान नौशाद साहब जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों और फिल्मी दुनिया के पुराने दौर के मौजूदा अनुभव का भी जिक्र आता है। आगे चलते हैं, मूल संदेश क्या था। यह पाठ हमें सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को अपनी जड़ों, संस्कारों, अनुशासन और सादगी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को हमेशा सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से रहना चाहिए। दिखावे में कुछ नहीं रखा, ऐसा लता मंगेशकर का मानना था और ये बात सच्चाई भी है कि दिखावे में कुछ नहीं रखा। इंसान को अपने सादा तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मूल संदेश याद रखना है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को अपने जड़ों, संस्कारों, अनुशासन और सादगी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये इस पाठ का मूल संदेश है। अब हम चलते हैं अपने अगले पाठ पर। यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट जो कथन है वो पूरे हो गए हैं। मैं ये PDF सारी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना और जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम हिंदी बाय अंकिता मैम करके। चलिए चलते हैं अपने अगले पाठ की तरफ। ये क्लास आपको सीधे सीधे नंबर दिलवा कर जाएगी, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो अगला जो हमारा पाठ है, पाठ 5, और पाठ का जो नाम है वो पाठ 5 आखिरी चट्टान तक। इसमें जो लेखक है वो कौन है? लेखक नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ जो माने जाते हैं वो है मोहन राकेश। तो जो मोहन राकेश है वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी याद रखना है। और इनका जो पाठ लगाया गया है वो है आखिरी चट्टान तक। अब हम पढ़ते हैं इसके विषय में। सबसे पहले मोहन राकेश जी के जीवन परिचय के विषय में देख लेते हैं और उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं और इनके इंपॉर्टेंट कथन और फिर पाठ का सारांश। लेखक का जीवन परिचय। मोहन राकेश क्या है भाई? इनका जन्म है 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो याद रखना है, अमृतसर पंजाब में 1925 8 जनवरी को। और 3 जनवरी 1972 को क्या नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक आंदोलन हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के शीर्ष नेतृत्वकर्ता और प्रवर्तक माने जाते हैं। तो याद रखना है कि हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के शीर्ष और नेतृत्वकर्ता और प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश माने जाते हैं। शिक्षा क्या था वही इनका? शिक्षा किस प्रकार हुई? लाहौर और जालंधर से संस्कृत की इन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया। तो याद रखना है कि इन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया लाहौर और जालंधर से। उन्होंने कुछ समय तक प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। नाम देकर पूछ सकता है कि किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सारिका पत्रिका का संपादन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो पूछी जा सकती हैं मैंने सारी रख दी यहाँ आपके सामने। तो सबसे पहले नाटक देख लेते हैं हम। तो नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो विषय है इनका क्या है, किसके विषय पे है? ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन UGC नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित है। लहरों के राजहंस और उसके बाद आधे अधूरे। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में, नए आने वाला कल और अंतराल। उपन्यास याद रखना है, अंधेरे बंद कमरे में, नए आने वाला कल और अंतराल। कहानी संग्रह क्वार्टर, पहचान और वारिस। वारिस पहले भी पूछा जा चुका है। तो क्या है भाई? कहानी संग्रह। वारिस किसका है? मोहन राकेश का। पहचान भी मोहन राकेश की और क्वार्टर भी। यात्रा वृतांत क्या है? आखिरी चट्टान तक, जो आपके सिलेबस में लगाया गया है। सन 1953 में दक्षिण भारत की यात्रा पर आधारित है। जो इन्होंने 1953 में क्या की थी? यात्रा की थी, भारत यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा, उस पर आधारित है। पाठ का सारांश देखते हैं। आखिरी चट्टान, सबसे पहले तो इसकी विधा याद रखनी है। तो ये क्या है भाई? आखिरी चट्टान तक इनका यात्रा वृतांत है। तो यह पाठ हिंदी साहित्य की यात्रा वृतांत विधा पर क्या है भाई? विधा में लिखा गया है। मूल विषय क्या है? लेखक ने इस पाठ में भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की अपनी यात्रा का अत्यंत सजीव, रोमांचक और दार्शनिक वर्णन किया है। 3 सागरों का मिलन। कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का मिलन होता है। तो याद रखना है किसका जिक्र आया है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का क्या होता है? मिलन होता है। लेखक यहाँ की प्राकृतिक भव्यता को देखकर क्या हो जाता है? विस्मित हो जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय का जादुई वर्णन। लेखक विवेकानंद चट्टान
आखिरी चट्टान के पास खड़े होकर डूबते हुए सूरज के बदलते रंगों सुनहरा, केसरी, बैंगनी, काला को निहारते हैं। अब याद रखना है सूरज के बदलते रंगों में किस किस का जिक्र किया गया है। सुनहरा, फिर केसरी, फिर बैंगनी और फिर काला। वह रेत के टीलों पर बैठकर इस दृश्य को अपनी आत्मा में समेटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मानवीय संघर्ष और दार्शनिकता इस पाठ में हमें देखने को मिलती है। ये सारी उनकी विशेषताएं हैं। पाठ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो रख रखे हैं मैंने। यह पाठ केवल एक पर्यटन स्थल का भूगोल नहीं है, बल्कि क्या है, प्रकृति के विशाल रूप के सामने मानव मन में उठने वाले अकेलेपन, विस्मय, भय और आत्मिक शांति की खोज की यात्रा है। जब रात के अंधेरे में लहरें चट्टानों से टकराती है तो वह दृश्य लेखक को जीवन के अंतहीन संघर्ष की याद दिलाता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ लेखक का क्या है भाई, लेखक को जीवन के अंतहीन संघर्ष की याद दिलाता है। ये चीज़ याद रखनी है हमें। उसके बाद पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण कथन जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में देकर पूछ सकता है, पंक्तियाँ वो देख लीजिए आप। कथन: सूर्यास्त बस एक पल नहीं था, बल्कि यह तो एक पूरी कहानी थी जो आसमान में चल रही थी। तो याद रखना है, सूर्यास्त एक पल नहीं था, ये बल्कि ये क्या था, पूरी कहानी थी जो आसमान में चल रही थी। ये किसका कथन है? मोहन राकेश का कथन है। और किस पाठ से? आखिरी चट्टान तक। भावार्थ क्या था इसके पीछे? भावार्थ ये था कि लेखक यहाँ स्पष्ट करता है कि कन्याकुमारी का सूर्यास्त कोई साधारण घटना नहीं थी। वहाँ पल पल बदलते रंग आसमान में एक जीवंत नाटक की तरह प्रतीत होते हैं। अगला है, लहरें एक के बाद एक आ रही थी और पूरी ताकत से उन विशाल चट्टानों पर सिर पटक रही थी। तो याद रखना है ये कथन। यह पंक्ति प्रकृति की असीम शक्ति और समय के निरंतर प्रवाह को दर्शाती है। ये जीवन के अंतहीन संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है। अगला है जो हमारा कथन, प्रकृति की इस भव्यता के सामने मनुष्य कितना छोटा और नगण्य महसूस करता है। किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? मोहन राकेश का कथन है। और कहाँ से है? आखिरी चट्टान से। प्रकृति की इस आपने देखा होगा पेपर का पैटर्न यही है कि वो सीधा कथन देकर पूछता है कि बताइए किसका कथन है। तो इसलिए मैं आपको इस प्रकार से तैयार करवा रही हूँ। प्रकृति की इस भव्यता के सामने मनुष्य कितना छोटा और नगण्य महसूस करता है। तो 3 विशाल महासागरों के मिलन और अनंत क्षितिज को देखकर लेखक के भीतर का अहंकार है वो शांत हो जाता है। उसे मानवीय अस्तित्व बहुत छोटा लगने लगता है। रंग इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कोई क्या करे, उन्हें कोई एक नाम देना ही नामुमकिन था। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर संध्या के समय आकाश और पानी में जो रंग बिखरते हैं उसकी सुंदरता क्या है भाई, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो शब्दों से क्या है, परे है। आगे चलते हैं। अब इसके विषय में जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, सबसे पहले याद रखना है आखिरी चट्टान क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है। स्थान कहाँ है? स्थान किस स्थान के विषय में बताया गया है? कन्याकुमारी, ठीक है। केम कोमोरिन, तमिलनाडु, ठीक है। मुख्य पात्र स्वयं लेखक मोहन राकेश थे। भाषा शैली क्या है? तत्सम-प्रधान है। याद रखना है, तद्भव नहीं है, तत्सम-प्रधान है। चित्रात्मकता है, सहज और गत्यात्मक है। गत्यात्मक ऐसी भाषा जो आंखों के सामने दृश्य उपस्थित कर दे। उसके बाद केंद्रीय भाव, प्रकृति की विराटता के साथ मानव मन का तादात्म्य यानी कि जुड़ाव और आत्म अनुभूति को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ हमारे इस चैप्टर से भी इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट बनते थे, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आपको कवर करवा दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो हमारा अगला पाठ रीढ़ की हड्डी, ये पहले भी था और अब की बार भी लगाया गया है। इस नई वाली पुस्तक में भी है क्योंकि ये पुरानी पुस्तक में भी था और नई वाली में भी है। 1 मिनट। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो हमारा जो पाठ है अगला क्लास 9th की एनसीईआरटी का 6th चैप्टर रीढ़ की हड्डी। और ये इसके जो लेखक हैं वो सुप्रसिद्ध नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर नाटककार हैं। और उसके बाद इनका परिचय है वो देख लेते हैं। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो जगदीश चंद्र माथुर, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 16 जुलाई 1917 को हुआ था और खुर्जा बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, खुर्जा 1917 में। और जो तारीख थी वो क्या थी? 16 जुलाई। और इनका निधन कब हुआ था? तो 14 मई 1978 को। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए। उसके बाद वे 1941 में आईसीएस अधिकारी बने थे। तो याद रखना है क्या अधिकारी बने थे? आईसीएस अधिकारी बने थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। साहित्यिक विधा
वे हिंदी के जाने माने नाटककार और एकांकीकार थे। तो इनको किस लिए जाना जाता है, ये नाटककार और एकांकीकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। इनके जो प्रमुख नाटक हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखो इसके ऊपर। तो ठीक है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, चारों नाटक याद रखने हैं। और किसके हैं, जगदीश चंद्र माथुर के। कोणार्क का विषय क्या है, कोणार्क के में जो विषय है वो उड़ीसा के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक है। आपको याद रखना है कि उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक है। पहला राजा में क्या है, नेहरू युग के राजनीतिक रूपक पर आधारित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रमुख एकांकी तो याद रखना है भोर का तारा, ओ मेरे सपने। तो इनकी जो प्रमुख एकांकी है वो कौन सी है, भोर का तारा और ओ मेरे सपने। अब पाठ का सार देखते हैं, रीढ़ की हड्डी जो पाठ का सार है वो क्या है, तो क्या है भाई इसकी विधा, ये क्या है, एक व्यंग प्रधान सामाजिक एकांकी है। यानी कि एकांकी क्या होती है, जिसमें क्या होता है, एक अंक का नाटक, ठीक है, जिसमें एक अंक होता है वो एकांकी होती है। तो ये क्या है, व्यंग प्रधान रचना है। मूल विषय क्या है, समाज में लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा, दहेज प्रथा, पुरुष प्रधान रूढ़िवादी सोच और विवाह में होने वाले दिखावे का करारा इसमें क्या किया गया है, प्रहार किया गया है। अब इसमें जो पात्र हैं, आपसे पात्र के नाम देके पूछ सकता है कि बताइए इस एकांकी के पात्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, और हैं तो वो मतलब किस प्रकार संबंधित हैं एक दूसरे से। तो देखिए, सबसे पहला जो मुख्य पात्र है वो है उमा, ठीक है, जिसको लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। तो उमा क्या है, ये उच्च शिक्षित है, बीए पास है, स्वाभिमानी है, प्रगतिशील विचारों वाली प्रमुख पात्र है। रामस्वरूप क्या है, उमा के पिता हैं, जो समाज के डर से अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाते हैं। वो नहीं चाहते कि जब लड़के वाले देखने आए हैं उन्हें इस बात का पता चले कि उमा पढ़ी लिखी है। वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उमा पढ़ी लिखी नहीं है। प्रेमा कौन है भाई, वो उमा की माँ है। ये भी ये कहती है कि तुमने जो लड़की है ना उसको पढ़ा लिखा कर, मतलब रामस्वरूप को कहती है कि तुमने लड़की को पढ़ा लिखा कर बिगाड़ दिया। हमारे टाइम में तो क्या करते थे, स्त्री सुबोधनी पढ़ ली और है ना सारी शिक्षा उसी से ही आ जाती थी, पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत थी। अब इसके पर लग गए हैं। उसके बाद बाबू गोपाल प्रसाद हैं, जो क्या है वही लड़का है ना जो देखने आता है उसके पिता हैं, और ये रूढ़िवादी हैं, चालाक वकील हैं, जो अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। शंकर क्या है भाई, शंकर वही लड़का है जो देखने के लिए आता है उमा को, गोपाल प्रसाद का बेटा है, जो शारीरिक और चारित्रिक रूप से क्या है भाई, चरित्रहीन है, रीढ़हीन है। चरित्रहीन का मतलब रीढ़हीन मतलब वही है कि रीढ़हीन का मतलब है चरित्रहीन है, ठीक है, यानी कि करेक्टर में अच्छा नहीं है। रतन है, वो क्या है, रामस्वरूप का नौकर है, यानी कि उमा के पिता का नौकर है, कौन, रतन। मुख्य कथा क्या है, रामस्वरूप अपनी बीए पास बेटी उमा की गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से तय करना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद को कम पढ़ी लिखी यानी कि मैट्रिक पास बहू चाहिए। कितनी पढ़ी लिखी चाहिए, बस मैट्रिक पास। इसलिए रामस्वरूप उमा की पढ़ाई छिपाते हैं। जब गोपाल प्रसाद उमा से क्या पूछते हैं, वो अजीबोगरीब प्रश्न पूछने लगते हैं, तो और उसे भेड़ बकरी या फर्नीचर की तरह आंकते हैं, तो उमा भड़क जाती है। वह शंकर के चरित्र की पोल खोल देती है कि वह पिछले साल लड़कियों के हॉस्टल के आसपास ताक झा करते हुए पकड़ा गया था और उसकी खुद की रीढ़ की हड्डी रीढ़ चरित्र नहीं है। यह सुनकर लड़के वाले क्या करते हैं भाई, पैर पटकते हुए चले जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। आगे चलते हैं हम, जो महत्वपूर्ण कथन इस पार्ट से बन सकते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखना है। सबसे पहले कथन एक, ये इंग्लिश में टाइप हो गया है, इसको हिंदी में समझ लेना, ठीक है। बिजनेस है बिजनेस, बाबू गोपाल प्रसाद शादी को किस रूप में देखते हैं, तो किस रूप में देखते हैं, बिजनेस है बिजनेस, बाबू गोपाल प्रसाद शादी को किस रूप में देखते हैं, बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस यानी कि व्यापार मानते हैं। यह उनकी भौतिकवादी और संकुचित सोच को दर्शाता है। वो विवाह को एक समझौता मानते हैं, एक बिजनेस मानते हैं गोपाल प्रसाद। कथन दो, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरी हैं जिन्हें कसाई की तरह क्या वो वही देखभाल कर खरीदा जाए। तो वो कहती है, कौन कहती है, उमा कहती है। याद रखना ये कथन किसका है, उमा का है। उमा कहती है कि क्या लड़कियों को का दिल नहीं होता, उनसे उनकी पसंद और नापसंद ना पूछी जाए कि भाई तुझे शादी करनी है तो किससे करनी है और नहीं किससे नहीं करनी है, ठीक है। उन्हें क्या चोट नहीं लगती, या वो बेबस भेड़ बकरियों की तरह, मतलब कोई भी आएगा उनको देखेगा, उनको आकेगा और फिर उसके बाद वो कुर्सी मेज की तरह उनको उठाकर लेके चला जाएगा। तो यह उमा का गोपाल प्रसाद के प्रति क्या है, तीखा प्रतिवाद है, जो नारी के स्वाभिमान को रेखांकित करता है। अगला कथन है, बाबू गोपाल प्रसाद ने कह दीजिए कि घर जाकर जरा यह पता लगाए कि उनके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। ये कथन किसका है, तो ये कथन उमा का है। वो कहती है कि रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान और सबसे पहले आपको याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान और मजबूत चरित्र का प्रतीक है। शंकर का न तो अपना कोई व्यक्तित्व है न ही चरित्र है, इसी कारण वह क्या है भाई, रीढ़हीन है। अगला है,
कथन 4, हमारे ज़माने में तो लड़कियां बस मैट्रिक पास कर लेती थी और गृहस्थी संभालती थी। ये कथन कौन कहता है? ये कथन कहता है बाबू गोपाल प्रसाद। यह कथन समाज में स्त्रियों की शिक्षा को सीमित रखने की पुरुष प्रधान मानसिकता को उजागर करता है कि वो ये चाहते हैं कि जो पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी बहू होगी वो आगे बोलेगी नहीं, घर का काम करेगी, नौकरानी बनकर रहेगी, उनको बहू नहीं, उनको नौकरानी चाहिए। ये समाज की सच्चाई को उजागर करता है। शीर्षक की सार्थकता। रीढ़ की हड्डी का अर्थ यहाँ चरित्र और स्वाभिमान से है। शंकर का चरित्रहीन और व्यक्तित्वहीन होना उसे रीढ़हीन साबित करता है। व्यंग का केंद्र समाज की दोगुली मानसिकता जो लड़कों की कमियों को छिपाती है और क्या करती है, वही लड़कियों की योग्यता को दोष मानती है कि अगर कोई लड़की योग्य है तो इसको दोष सा माना जाता है और उसको छुपाया जाता है कि जैसे उमा के साथ हुआ कि वो पढ़ी लिखी है तो इस बात को छुपाया गया। साहित्यिक विशेषता। जगदीश चंद्र माथुर रंगमंच के कुशल क्या है भाई, जानकार थे, इसलिए इस एकांकी के संवाद अत्यंत सजीव, छोटे, याद रखना है कैसे हैं, सजीव हैं और छोटे हैं, लंबे नहीं हैं, छोटे हैं और अभिनय स्टेज पर खेले जाने वाले हैं, तो याद रखना है। और यहाँ इसी के साथ हमारे जो हमारे 3, 4, 5 और 6 के चैप्टर हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट कथन है और जो राइटर का परिचय है वो पूरा होता है। अगली क्लास में मैं आपको जितने भी चैप्टर बच गए उनकी जो पूरी जानकारी है, उनके तथ्य हैं, उनका जीवन परिचय आपको अगली क्लास में करा दूंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे।